नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। दो पड़ोसी, दो एशियाई दिग्गज और दो बहुत बड़ी सैन्य महाशक्तियां। लेकिन जब हम 2025 में इनकी ताकत को तौलते हैं तो कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं रह जाती। ये कहानी है अलग अलग रणनीतियों की, अलग अलग सोच की और पावर को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए की। तो आज हम सिर्फ ये नहीं गिनेंगे कि किसके पास कितने हथियार हैं, बल्कि ये समझेंगे कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्या है और आने वाले कल का बैटलफील्ड कैसा होने वाला है। और यहीं से हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। देखिए, चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा है। फिर भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, चीन से बस एक कदम पीछे। अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि आखिर पैसों और संख्या के इतने बड़े अंतर के बावजूद ये कैसे मुमकिन है। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी अरबों डॉलर के विरोधाभास की गहराइयों में उतरते हैं। हम उन बड़े बड़े आंकड़ों को देखेंगे जो पहली नजर में एक तरफा कहानी सुनाते हैं। इन नंबरों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चुनौती है जिसका भारत अपनी एक अलग ही रणनीति से जवाब दे रहा है। शुरुआत करते हैं सीधे सीधे डिफेंस बजट से। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। चीन का डिफेंस बजट 245 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी ग्लोबल महत्वाकांक्षा का ईंधन है। इसी पैसे से वो अपनी नेवी को बढ़ा रहे हैं, नए नए फाइटर जेट्स बना रहे हैं और एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जबरदस्त निवेश कर रहे हैं। और इसकी तुलना में भारत का बजट लगभग 78 अरब डॉलर। तो ये जो गैप है, ये सिर्फ पैसों का नहीं है, ये पहुंच का है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की रफ्तार का है। अब बात करते हैं सैनिकों की संख्या की। करीब 20 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। ये विशाल संख्या चीन को न सिर्फ अपनी लंबी चौड़ी सीमाओं की हिफाजत करने की ताकत देती है, बल्कि पूरी दुनिया में, खास तौर पर इंडो पैसिफिक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक जरिया भी देती है। और इसके मुकाबले भारत के पास करीब 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। हाँ, ये संख्या चीन से कम जरूर है, लेकिन इसे दुनिया की सबसे अनुभवी और बैटल हार्डन सेनाओं में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि दशकों से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सीमा पर लगातार बने रहना और दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में तैनाती, इन सब ने भारतीय सेना को वो तजुर्बा दिया है जो सिर्फ ट्रेनिंग से कभी नहीं मिल सकता। और ये टेबल पूरी कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। ग्लोबल फायर पावर रैंक में चीन तीसरे नंबर पर है, तो भारत चौथा, यानी काफी करीब। लेकिन जरा नीचे के आंकड़ों को देखिए। बजट में 3 गुना का फासला है। एयरफोर्स में चीन के पास 3,500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, तो भारत के पास लगभग 2200। और सबमरीन्स के मामले में तो ये गैप और भी बड़ा है। चीन के पास लगभग 70 और भारत के पास सिर्फ 20 के आसपास। इन नंबरों को देखकर तो रैंक में इतनी नजदीकी सच में हैरान करती है। और बस यही बात हमें हमारे विश्लेषण के अगले और शायद सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाती है, और वो है विचारधारा। तो अब हम नंबरों के क्या से आगे बढ़कर सोच के क्यों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ टैंक और मिसाइलों की नहीं है। ये लड़ाई है वर्ल्ड व्यू की, यानी दुनिया को देखने के नजरिए की। हर देश अपनी सेना को अपने रणनीतिक मकसद के हिसाब से तैयार करता है, और यहां भारत और चीन के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। यहाँ ये फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है चीन, जिसका मकसद है ग्लोबल। वो एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका को टक्कर देना चाहता है और इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इसीलिए उसका सारा जोर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने पर, दुनिया भर में नेवल बेस बनाने पर और लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने पर है। और दूसरी तरफ है भारत। भारत की रणनीति मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका सबसे पहला काम है टू फ्रंट वॉर, यानी पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहना। इसीलिए भारत की प्राथमिकता अपनी जमीनी सेना को मजबूत करना, पहाड़ी इलाकों के लिए हल्के टैंक और तोपें बनाना और रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नंबरों और बजट की नहीं है। भारत के पास कुछ ऐसे रणनीतिक तुरुप के इक्के हैं जो इस नंबरों के खेल को काफी हद तक बराबर कर देते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप डॉलर्स में नहीं नाप सकते, लेकिन जंग के मैदान में ये फैसला कून साबित हो सकती हैं। भारत की असली ताकत इन चीजों में छिपी है। पहली, असली लड़ाई का अनुभव। भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं और वो लगातार सीमा पर एक्टिव रहती है, जबकि चीनी सेना को 1979 के बाद से किसी बड़े युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। दूसरी,
लोकतांत्रिक देशों के साथ गठबंधन। क्वाड ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मजबूत रणनीतिक ग्रुप है जो इंटेलिजेंस शेयर करने से लेकर साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज तक करता है ताकि इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस किया जा सके। और आखिर में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत। सियाचिन और पूर्वी लद्दाख, दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्रों में लड़ने की जो काबिलियत भारतीय सेना के पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। लेकिन एक सच्ची तस्वीर पेश करना भी जरूरी है। इन ताकतों के बावजूद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत के सामने कोई चुनौती नहीं है। असल में भारत कई बड़ी और गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हैं भारत के सामने खड़ी 3 बड़ी दीवारें। बजट का अंतर तो लगातार बढ़ ही रहा है। नेवी और एयरफोर्स में भी संख्या के मामले में चीन आगे है, लेकिन एक बहुत बड़ी अंदरूनी चुनौती है बजट का बंटवारा। सोचकर देखिए, भारत के डिफेंस बजट का करीब 1/4 हिस्सा सिर्फ पेंशन और सैलरी देने में चला जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि नए हथियार खरीदने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर पैसा लगाने के लिए और सेना को मॉडर्न बनाने के लिए पैसा कम बचता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी सैन्य तैयारियों की रफ्तार को धीमा कर देती है। तो इन चुनौतियों का जवाब क्या है? भारत का दाव है आत्मनिर्भर भारत, मतलब डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में खुद पर निर्भर होना। इसका मकसद सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदना कम करना नहीं, बल्कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाना है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसका सीधा मतलब है कि अब सेना को राइफल से लेकर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम तक 500 से ज़्यादा चीज़ें भारतीय कंपनियों से ही खरीदनी पड़ेंगी, बाहर से नहीं। आइडेक्स जैसी पहल छोटे छोटे इनोवेटिव स्टार्टअप्स को फंड और सपोर्ट दे रही है ताकि वो ड्रोन और AI जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी बना सकें। और डैप 2020 पॉलिसी ये पक्का करती है कि जब भी हथियार खरीदे जाएं तो पहली प्राथमिकता भारतीय कंपनियों को ही मिले। और इन कोशिशों के नतीजे अब जमीन पर भी दिखने लगे हैं। INS विक्रांत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स खुद बना सकता है। तेजस लड़ाकू विमान आज दुनिया के बेहतरीन विमानों में गिना जाता है और ये दिखाता है कि हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ चुकी है। पिनाका रॉकेट सिस्टम हो या अर्जुन टैंक, ये सब भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे कि आगे की राह कैसी है। एक बात तो तय है, शक्ति की परिभाषा बदल रही है। ये अब सिर्फ टैंकों और विमानों की गिनती नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और आर्थिक ताकत का एक मिला-जुला खेल है। तो भविष्य का रास्ता बिल्कुल साफ है। भारत को डिफेंस R&D में निवेश को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले न बने, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने और बेचने वाले भी बने। पेंशन सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा मॉडर्नाइजेशन पर खर्च हो सके। और सबसे जरूरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और स्पेस, ये भविष्य के नए युद्ध के मैदान हैं और यहां पर जीत उसी की होगी जिसके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होगी। और अंत में पूरी कहानी इस एक लाइन पर आकर सिमट जाती है। ताकत सिर्फ बजट का खेल नहीं है। असली ताकत आती है तैयारी से, सेना के अनुभव और उसके मनोबल से, और लगातार कुछ नया सोचने और करने की क्षमता से, यानी इनोवेशन से। हो सकता है भारत संख्या के मामले में पीछे हो, लेकिन वो अपनी अनूठी ताकतों, अपनी रणनीतिक साझेदारियों और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलकर एक ऐसी बढ़त बना रहा है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये पूरा विश्लेषण एक आखिरी और अहम सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वॉर्म्स और साइबर हथियार जंग का चेहरा बदल रहे हैं, वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी या कौन सा एक इनोवेशन हो सकता है जो भारत और चीन के बीच के इस पावर गैप को सबसे बेहतर तरीके से भर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।